मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज हम 2025 गृह विज्ञान का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन हम आपको देने जा रहे हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कार्य क्या है। तो कार्य गतिविधि भी है और प्रयास भी है और प्रतिक्रिया भी है। इनमें से सभी आंसर निम्नलिखित में से कौन कौन सा उद्यमता का लक्षण नहीं है। तो यह है चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करना। अब इसमें है ग नंबर की अल्प पोषण का क्या कारण है। तो जो अल्प पोषण है, जब लोग अशिक्षित होते हैं तो भी अल्प पोषण लेते हैं, आर्थिक स्थिति खराब होती है तब भी अल्प पोषण लेते हैं, शिशु की देखभाल नहीं करते हैं तब भी अल्प पोषण लेते हैं। तो इसका आंसर है इनमें से सभी। रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो सबको जानता है, विटामिन ए की कमी से होता है। अब डा नंबर है खाद्य प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। तो इनमें से खाद्यान्नों का सदुपयोग करना होता है खाद्य प्रौद्योगिकी का उपयोग। वैसे इसमें समय और श्रम की बचत भी होती है, बचत करना भी होता है और इनमें से सभी होता है इसका आंसर। तो शैशव अवस्था क्या है। तो जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को हम शैशव अवस्था कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन संवेदनशील नहीं है। तो इसमें से राजनीतिक दल संवेदनशील नहीं। बाल अपराधी बच्चे किसे कहते हैं। तो इनमें से जो विद्यालय ना जाने वाले बच्चे भी, बड़ों की बात ना मानने वाले बच्चे भी, कानून को उल्लंघन करने वाले बच्चों को भी, इनमें से सभी को हम अपराधी बच्चे कहते हैं। निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है। तो ये आपका हरा है, ये द्वितीयक रंग है। फैशन डिजाइनर और व्यापार का क्या मिश्रण है। तो इसका मिश्रण फर्स्ट तो बिल्कुल सही है और आप बुक से देख लेना, हो सकता है प्रयोग सभी हो। तो तीसरा प्रश्न है कि सिल्क कपड़े में क्या गुण होने चाहिए। तो पतला, मुलायम, चमकदार ये सभी होना चाहिए। परिधान डिजाइन करने वाली स्त्रियों को कुटुरिये कहते हैं। निम्न में से कौन आतिथ्य उद्योग क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो आतिथ्य की परिधान की व्यवस्था ये संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से अब घ नंबर है, निम्नलिखित में से कौन आदित्य चक्र की अवस्था में शामिल नहीं है। तो ये मनोरंजन शामिल नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ताओं की समस्याओं से संबंधित नहीं है। तो इसका तीसरा वस्तुओं की जीवन भर गारंटी। अब चौथा है संदेश कैसा होना चाहिए। तो संदेश सुस्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या होता है। तो विज्ञापन देने का उद्देश्य होता है जानकारी देना। जनसंपर्क का प्रकार क्या है। तो जनसंपर्क नीति और प्रसार करना ये सभी है इसका उत्तर। निम्न में से श्रवण कौशल का भाग नहीं है। तो यह रूपरेखा। ऊन तथा ऊनी वस्तुओं पर कौन सा मानकीकृत चिन्ह अंकित होता है। तो ये बुल मार्क अंकित होता है। अब पांचवा कार्य नौकरी और जीविका के रूप में कार्य लिखिए। तो नौकरी क्या होती है। अधिकतर लोगों के लिए अपनी और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम जीविका उपार्जित करना निश्चित रूप से अनिवार्य आवश्यक होता है। धन कमाने के लिए हम जो कार्य करते हैं उसे परंपरागत रूप में नौकरी ही कहा जाता है। तो ये नौकरी हो गए। भारत के 2 परंपरागत व्यवसाय, एक तो कृषि हो गया, एक बुनाई और डिजाइन हो गया, और हस्तशिल्प भी है। अब छठवां है पोषण क्या है। तो पोषण भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को हम पोषण कहते हैं। जो भोजन हमारे लिए फायदेमंद हो, शरीर की जरूरतों को पूरा कर सके, उसे हम पोषण कहते हैं। खाद्य विज्ञान का है तो एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम खाद्य पदार्थ से संबंधित सभी सामग्रियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम खाद्य विज्ञान कहते हैं। अब सातवां कब का है परिवार का क्या महत्व है। तो परिवार का आप क्या है कि परिवार एक समाज की इकाई है और परिवार की इकाई परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार में हम सभी कार्य करते हैं, शादी ब्याह है और हिलमिल प्रतिदिन देखभाल की जाती है। तो हर दिन देखभाल की जाती है, उसे हम दिवस देखभाल केंद्र कहते हैं। रेखा के प्रकार क्या है। तो रेखा 2 प्रकार की होती है, एक तो सरल रेखा, एक वक्र रेखा। द्वितीयक रंग क्या है। तो हरा है, जो प्राथमिक रंगों से मिलकर बने होते हैं उसे हम द्वितीयक रंग कहते हैं। पी नाला को छोड़कर सभी रंग द्वितीय रंग होते हैं। अतिथि देवो भया से आप क्या समझती हैं। तो अतिथि देवो भया मतलब कि अतिथि होता है वो देवता के समान होता है। अतिथि का सत्कार करना चाहिए, अतिथि को अच्छे तरीके से परोस कर खाना खिलाना चाहिए, अतिथि को अच्छा व्यवहार करना चाहिए अतिथि के साथ, और अतिथि को जैसे आए उसे खाने पीने के लिए पूछना चाहिए, चाय वाय देना चाहिए। तो अतिथि है। अतिथि चक्र की 2 अवस्थाएं लिखिए। तो अतिथि के आगमन से पूर्व और आगमन, तो 2 अवस्थाएं हो गई। विकास का क्या अर्थ है। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है।
संप्रेषण क्या है? तो संप्रेषण को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, कि विचारों के आदान प्रदान को हम संप्रेषण कहते हैं। हम देखते हैं सूचना और संचार क्या है। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी होती है एक ऐसे समावेशी अर्थ को दर्शाता है जिसमें हम कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल तथा अंकीय प्रसारण तथा दूरसंचार प्रौद्योगिकी आदि सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः सूचना संचार या प्रौद्योगिकी का प्रयोग लोगों को आवश्यक जानकारी अथवा सूचना उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है। वर्तमान में जो हमारा विश्व है, निर्धन एवं धनवान दोनों देशों में जो सूचना का केंद्र है, प्रौद्योगिकी के साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। आज भी देशों में मोबाइल फोन के बढ़ते चलन से जो बाजार का प्रचार प्रसार होता है, जनसेवाओं की सुविधाओं को सामान्य नागरिक तक आसानी से पहुंचा दिया जाता है। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने आज न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में भी अपनी विशेष भूमिका से उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। अब नैदानिक पोषण। तो नैदानिक पोषण क्या है? ऐसा रोगी को चिकित्सा की दृष्टि से जो आहार दिया जाता है उसे हम नैदानिक पोषण कहते हैं। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। बाल केंद्रित उपागमन क्या है? तो बाल केंद्रित उपागमन, बाल केंद्रित उपागमन वे उपागमन होते हैं जो बच्चों पर केंद्रित उपागम होते हैं। जो कार्य होते हैं, जो उन्हें पोषण संबंधी कार्य होते हैं, उन पर ध्यान देने योग्य कार्य होते हैं, सुधारने के जो उपागम होते हैं, प्रयास होते हैं, वो बाल केंद्रित उपागमन कहलाते हैं। सिलाई मशीन का आविष्कार और फैशन में लोकतांत्रिकरण के बारे में संक्षेप में समझाइए। सामान खरीदते समय उपभोक्ताओं को क्या समस्याएं होती हैं? तो सामान खरीदते समय उपभोक्ताओं को एक तो खरीदने की समस्या होती है, और अशिक्षित होते हैं तो भी उन्हें समस्या होती है, मिलावट की समस्या होती है, तो उपभोक्ताओं को बहुत सारी समस्याएं आती हैं। निम्न स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं की समस्या आती है, मिलावट की समस्या आती है, अधिक कीमत की समस्या आती है, उपभोक्ता की जानकारी के अभाव की समस्या आती है। तो उपभोक्ताओं की अब व्यावसायिक जीवन में मूल्यों और नैतिकता की क्या भूमिका है? तो यहाँ ये लिखा गया कि जो व्यावसायिक जीवन है हमारा, जिसमें हम व्यवसाय करते हैं, उसमें कितने अच्छे तरीके से हम व्यवसाय करें और हमारा चरित्र भी अच्छा रहे, किस प्रकार से हम संबंध बनाएं अपने उपभोक्ताओं से, किस प्रकार से हम अपना जो व्यवसाय है उच्च स्तर पर ले जाएं, अपनी गुणवत्ता को बनाए रखें। तो इसके बारे में 6 नंबर में हमें लिखना है। उद्यमता से आप क्या समझती हैं? तो ये उद्यमता से, जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता एवं क्षमता को पहचान लेता है तो उसे प्रयोग करके अपना एक नया व्यवसाय बना लेता है, तो उसे हम उद्यमिता कहते हैं। अब उद्यमता के लक्षण क्या हैं? तो उद्यमता के लक्षण कड़ी मेहनत करने की इच्छा, योजना बनाने, क्रियान्वयन करने में ज्ञान और कौशल, वित्त सामग्री, व्यक्तियों और समय के प्रबंधन का कौशल, जोखिम उठाने का साहस, एक साथ कई कार्यों शुरू करने की योग्यता, कौशलों को सीखने वाली योग्यता की क्षमता, कठिन मुद्दों का समाधान ढूंढने की क्षमता, सच्चाई, चुनौतियों का सामना करने की योग्यता, भागीदारी विकसित करना, समझौता करने की योग्यता, विनम्रता, संकट की स्थितियों में निपटने की योग्यता, अच्छा संप्रेषण, ये सभी इसके लक्षण हैं। अब 17वां है पोषण की दृष्टि से आहार के प्रकार लिखिए। और भारत में पोषण संबंधी समस्याएं। तो पोषण की दृष्टि से जो आहार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, नियमित आहार और संशोधित आहार। नियमित आहार वह आहार है जिसमें सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित होते हैं और स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, नियमित आहार कहलाता है। हालांकि अस्पताल के नियमित आहार में वसा वाले खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ और मसाले कम होते हैं। संशोधित आहार क्या है? वह आहार जिसमें रोगी की जो चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और संशोधित आहार कहलाता है। संशोधित आहार एक मतलब अधिक भी हो सकते हैं, जैसे क्रमबद्धता और बनावट के आधार पर, तरल एवं नरम आहार, कैलोरी के आधार पर, कमी व वृद्धि के आधार पर, एक या अधिक पोषकों को कम या अधिक मात्रा के आधार पर, भोजन के समय अंतराल में संशोधन करके। तो ये आहार के प्रकार हो गए। अब जो अथवा का क्वेश्चन है, पोषण संबंधी जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पोषण संबंधी समस्याएं हैं वो है प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, लोहे तत्वों की कमी है, विटामिन की कमी है और खनिज लवण की कमी है। इस तरीके से ये आपके पोषक संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। तो इससे संबंधित आपको समस्याएं इसमें लिख देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रारंभिक बाल अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? शिशु देखभाल केंद्र की उपयोगिता समझाइए। तो जो प्रारंभिक बाल अवस्था की विशेषताएं हैं वो किस प्रकार से हैं? तो जो नवजात शिशु होता है छोटी उम्र में ही सीखना शुरू कर देता है, इसलिए छोटा बच्चा माँ के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों को भी जानने समझने लगता है।
दूसरी विशेषता है छोटा बच्चा अपने आसपास की दुनिया में नई नई बातें सीख जाता है और ज़्यादातर सीखता है अपने माता पिता से। 8 से 12 माह का जो बच्चा होता है परिचित अपरिचित लोगों के बीच अंतर करना सीख जाता है। अगली विशेषता है अपनी सुरक्षा का भाव अंतर्गत बच्चा शुरुआत से ही अपनी माँ से अत्यधिक प्रेम करता है। अगली विशेषता है कि बच्चा बहुत तेजी से वृद्धि करता है, ठीक से चीज़ों को पकड़ना, शारीरिक संतुलन करना, चलना सीखता है। किसी अच्छे विद्यालय में पूर्व केंद्र की पढ़ाई तथा अनुभव भी बच्चा प्राप्त करता है। बच्चे दूसरे बच्चों की संगति को पसंद करते हैं, बहुत जल्दी काम करना सीख जाते हैं। इस आयु में बच्चे अपने साथियों के बीच बहुत जल्दी सीखते हैं, इसी वजह से विद्यालय पूर्व अनुभव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला है बच्चे कठिन परिस्थितियों में रहते हैं जिन्हें सीखने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। विद्यालय पूर्व केंद्र के अनुभव बच्चे की अन्य वयस्क औपनिवेशिकता से संबंधित जानकारी बढ़ाते हैं। यदि घर का माहौल में कोई कमी होती है तो विद्यालय में बच्चे की बुद्धि विकास पर असर पड़ता है। तो इस तरीके से इसकी विशेषताएं हैं। अब हम देख लेते हैं शिशु देखभाल केंद्र की उपयोगिता। तो शिशु देखभाल केंद्र की उपयोगिता में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं। पहला है शिशु देखभाल केंद्र, दूसरा है दिवस देखभाल केंद्र, तीसरा है नर्सरी स्कूल, चौथा है गैर सरकारी संगठन और अगला है प्रशिक्षण संस्थान और अगला है समेकित बाल विकास सेवाएं। तो इनके बारे में लिखना है, इनकी उपयोगिता क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है। तो शिशु देखभाल केंद्र में शिशु की देखभाल की जाती है और इससे विद्यालय पूर्व बच्चों की देखरेख करने वाला होता है। दिवस देखभाल केंद्र में क्या होता है, यह दिन के समय देखभाल करने का एक केंद्र होता है। इसमें केंद्र में शिशु विद्यालय पूर्व के बच्चे होते हैं और घर के प्रमुख देखभाल कर्ता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल के लिए बनाए जाते हैं।